नमस्कार दोस्तों, स्टडी फेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कौशलेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबल नागी जी को। ठीक है, अच्छा, रूबल नागी को जो है ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो उनके जो है रूबल नागी एक भारतीय शिक्षिका, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता है और इनका जो योगदान है, इन्होंने भारतीय बच्चों के लिए, शहरी बच्चों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों वाले बच्चों के लिए 800 से अधिक लर्निंग स्टेशंस, ठीक है, लर्निंग सेंटर्स का इन्होंने निर्माण कराया है या इन्होंने अरेंज कराए हैं। तो इसकी वजह से इनको जो है ग्लोबल टीचर 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो है रूबल नागी को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा और रचनात्मकता के उनके प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ग्लोबल टीचर प्राइज क्या है। तो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, इसमें जो ये पुरस्कार जो है वार्गे फाउंडेशन और यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को और वार्गे फाउंडेशन। ठीक है, वार्गे फाउंडेशन, इनके दोनों के सहयोग से ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, 1 मिलियन यूएसडी यानी करीब 8.3 करोड़ इंडियन रुपीस में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस देश ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया ने 2026 क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। ठीक है, भारत ने कहाँ पे ये हराया? भारत ने हरारे में जिम्बाब्वे को, ठीक है, जिम्बाब्वे के हरारे में फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके ये लगातार, ठीक है, यह रिकॉर्ड 6वीं बार ये खिताब जीता है। लगातार नहीं, लेकिन ये रिकॉर्ड है। 6 बार भारत ने, अंडर 19 क्रिकेट टीम भारत की 6 बार ये खिताब जीत चुकी है। कब कब जीती है? तो देखिए, पहला खिताब जो है भारत की अंडर 19 टीम ने 2000 में जीता था, दूसरा 2008 में जीता, ठीक है, तीसरा पुरस्कार जो है 2012 में, और चौथा 2018 में, पांचवा 2022 में, और छठवां जो है अभी रिसेंटली 2026 में। तो भारत की टीम ने लगातार मतलब रिकॉर्ड जो है 6 बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2000 विश्व कप जीता है। ठीक है, तो इसमें वैभव सूर्यवंशी जी ने, वैभव सूर्यवंशी जी ने 175 रनों की पारी खेली फाइनल में। इनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और इनके इस जो है पारी की वजह से भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता। तो आइए हम फैक्ट देख लेते हैं। ओडीआई 50 ओवर वाले ओडीआई में भारत ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? 50-50 में। ठीक है, 50-50 में तो भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। ठीक है, 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। कब कब? एक तो देखिए 2011 में जीता था और दूसरा 1983 में जीता था। यानी पहला जो है 1983 में कपिल देव, यहाँ पे कपिल देव थे कप्तान, कपिल देव कप्तान थे, और 2011 में धोनी जी कप्तान थे, यानी महेंद्र सिंह धोनी जी कप्तान थे। अब T20 वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, यानी विश्व कप खिताब जीता है? तो यहाँ भी भारत ने 2 विश्व कप खिताब जीता है। एक तो 2007 में कप्तान कौन था? धोनी, और 2024 में कप्तान कौन था? शर्मा जी, यानी रोहित शर्मा जी। ठीक है, तो रोहित शर्मा जी की कप्तानी में भारत ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत जो है
ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छी बात है, ठीक है। वुमेन हेल्थ मासिक के समय में जो है उसकी एक अलग से व्यवस्था करी जानी चाहिए। ये मौलिक अधिकार में शामिल करके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर कहाँ पे है? अलवर ही राजस्थान का एक जिला है, ठीक है। राजस्थान का अलवर जिला IRDAI की एक पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, ठीक है। तो RCB ने ये खिताब जीता है, ठीक है। तो RCB ने किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को, ठीक है। DC को हराया। RCB ने DC को हराया। अच्छा, DC ने जो है 4 फाइनल हारे हैं, ठीक है। 4 बार फाइनल खेला है और 4 बार हारा है। 4 फाइनल हारने का रिकॉर्ड DC के पास है, ठीक है। फाइनल हारने का रिकॉर्ड DC के पास है। 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक है। और 2 बार RCB ने जीता है, ठीक है। तो इस तरह से मुंबई इंडियन 2 बार जीती है और RCB ने 2 बार ये खिताब WPL का खिताब जीता है, ठीक है। अब WPL के इस सीजन में देखा जाए तो स्मृति मंधाना RCB के कैप्टन ने जो है ऑरेंज कैप, ठीक है, ऑरेंज कैप विजेता रही हैं, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिला? स्मृति मंधाना को, ठीक है। स्मृति मंधाना को मिला। पर्पल कैप किसको मिला? तो पर्पल कैप मिला है ठीक है। पर्पल कैप जो है मिला है ट्रॉफी डिवाइन को। किसको? ट्रॉफी डिवाइन को, सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए, ठीक है। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा स्मृति मंधाना ने जो है सबसे ज़्यादा रन बनाया है, इसकी वजह से उनको ऑरेंज कैप मिला है, ठीक है। दिल्ली कैपिटल बता ही दिया मैंने, 4 बार सबसे ज़्यादा बार फाइनल हारी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारा जो 61वां संविधान संशोधन है वो है रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। यानी 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत हम जो वोट देने की जो एज है 18 से 21 साल, यानी 21 साल से 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला सरकार ने, ठीक है। केरला सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से बजट पेश किया है जिसमें उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है केरल के मुख्यमंत्री कौन है? CM जो है पिनराई विजयन है, ठीक है। पिनराई विजयन जी हैं, ठीक है। विजयन जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। दूसरा कौन सा? यहाँ पे पेरियार कहाँ पे? इडुक्की जिला में है। यहाँ पे हाथी और बाघों का संरक्षण किया जाता है। केरल का सबसे प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। दूसरा है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये कहाँ पे है? वायनाड में है, ठीक है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पे बाघ और तेंदुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी ये है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो केरल के पलक्काड में है, ठीक है। सदाबहार वर्षा वन है। लायन टेल्ड मकाक विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। और हमारा जो चौथा है, ठीक है, चौथा हमारा है परम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये भी पलक्काड में है और बाघ का संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है नैयर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है।
नेयर वन्य जीव अभयारण्य जो है तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम में है, और यहाँ पे मगरमच्छों का पुनर्वास किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्ट हो गया। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस राज्य को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को जो है क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए नीति आयोग ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, ठीक है, जो इसके के तहत जो है ये आंध्र प्रदेश 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा के एक प्रमुख केंद्र में के रूप में उभरेगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं, ठीक है, अब्दुल नजीर, ठीक है, एस अब्दुल नजीर, ठीक है, एस अब्दुल नजीर, ठीक है। और अब हम जानते हैं यहाँ के राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है राजीव गांधी, ठीक है, रायसीलम, ठीक है, इसको रायसीलम के नाम से भी जाना जाता है वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, राजीव गांधी ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो इसमें ये कहाँ पे स्थित है? कुरनूल, प्रकाशम, गुंटूर जिलों में फैला हुआ है, यानी 2-3 जिलों में ये फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। इसे पहले श्री शैलम वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो बाद में इसका नाम बदल करके राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो है, ठीक है, कोंडा पुवलुरु या कोंडनिया वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? चित्तूर में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? कोंडा, ठीक है, पुवलुरु वन्य जीव, ठीक है, ये चित्तूर जिले के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे हाथी और बड़े स्तनपायी जीवों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो वन्यजीव अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में, वो है नेल्लेपट्टू वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। नेल्लेपट्टू वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ पे विविध पक्षी और जानवरों का ये संरक्षण स्थल है, ठीक है। अगला हमारा जो है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये विशाखापट्टनम के पास में है। ये बैंगा, मोरिन और आर्द्रभूमि, ठीक है, और अन्य वन्य जीवों का संरक्षण केंद्र है। यहाँ पे पक्षी और मछलियां भी पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है पुलकिट झील वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, कृष्णा और गुंटूर जिलों के तटीय क्षेत्र में यह पाया जाता है। यह अभयारण्य विशेष रूप से समुद्र तट और झील पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो है आंध्र प्रदेश का फैक्ट मैंने बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन, ठीक है, अधिनियम, यानी वुमेन्स रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी जो 106वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को, ठीक है, आरक्षण दिया गया था, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इसके तहत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें चौथा स्थान है, ठीक है। भारत चौथे स्थान पे। ये रैंकिंग कौन जारी करता है? तो ग्लोबल firepower.com के द्वारा ये firepower.com के द्वारा ये इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। तो भारत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है, ठीक है। इसमें ये जगह भारत को मिली है। 145 से ज़्यादा देशों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। 145 से ज़्यादा देशों को इसमें शामिल करने के बाद जो है इन पॉइंट्स को इसमें ध्यान रखा गया। सक्रिय सेना और रिजर्व फोर्स, लड़ाकू विमान, टैंक, तोपखाना, नौसेना की शक्ति, शिप, सबमरीन आदि को मिला के, ठीक है, बजट, संसाधन और अर्थव्यवस्था, ठीक है, लॉजिस्टिक्स और भू राजनीतिक स्थिति, जनशक्ति और उत्पादन क्षमता, इन सभी के आधार पर पावर इंडेक्स स्कोर बनता है, ठीक है। तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। तो भारत की जो सेना है दुनिया में सबसे पावरफुल देशों की श्रेणी में चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो भारत के लिए गर्व की बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, IIFT, ठीक है। IIFT को जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन होता है। इसमें समग्र टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऐतिहासिक FATA समझौता भारत सरकार और किस राज्य के बीच हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये समझौता हस्ताक्षरित किया गया है, ठीक है। तो ये समझौता क्या था? इस समझौते में जो है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FATA
के द्वारा ये समझौता किया गया है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा समझौते का उद्देश्य था विवाद मुक्त उत्तर पूर्व पूर्व सुनिश्चित करना, यानी एग्रीमेंट एम्स टू इंश्योर ए डिस्प्यूट फ्री नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो चलिए हमारा जो FATA का फुल फॉर्म होगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल, ठीक है, टेरिटोरियल अथॉरिटी, FATA। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एयरबस ने एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कहाँ सहयोग किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा गुजरात में। ठीक है, वडोदरा गुजरात में इसका सहयोग किया गया है। किसके साथ में, तो एयरबस ने वडोदरा गुजरात में इस केंद्र को स्थापित करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। ठीक है, सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसमें जो है अब आपको बताना है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के CM कौन है। तो गुजरात के CM है, ठीक है, गुजरात के CM है यहाँ पे BJP के नेता हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत है। ठीक है, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, आचार्य देवव्रत, ठीक है, देवव्रत, आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, गुजरात के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, ये शासन गिर जूनागढ़ में है। ये सियाई शेरों का प्राकृतिक आवास होता है। शेर, तेंदुआ, हिरण आदि यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में शेर के संरक्षण का प्रमुख स्थल है। ठीक है, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के प्रमुख रूप से शेर के संरक्षण का एक मुख्य केंद्र है। ठीक है, दूसरा है वाइल्ड एस सेंचुरी। ठीक है, लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, यानी ये जो है कहाँ स्थित है, लिटिल रन ऑफ कच्छ में भारतीय जंगली गधे का एक प्रमुख अभ्यारण्य है, यानी गधे को संरक्षित किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड एस सेंचुरी में। तीसरा है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये सानंद अहमदाबाद के पास में है। यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य में से एक है। ठीक है, चौथा है तोल लेक बर्ड सेंचुरी, ये महसाणा जिला में पाया जाता है। 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का संरक्षण स्थल है। झील व आर्द्रभूमि आधारित अभ्यारण्य है। ठीक है, पांचवा है जो गुजरात का मुख्य वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो वो है खिजाडिया बर्ड सेंचुरी, ये जामनगर में है। दोनों खारे और ताजे पानी के पक्षियों का घर है। ठीक है, 300 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां प्रवासी और स्थानीय मिला करके यहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं या प्रवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो है बारडा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे पाया जाता है, राजकोट पोरबंदर में। ठीक है, तेंदुए, नीलगाय और लोमड़ी का, ठीक है, आदि विविध जीव जंतु यहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं रामसर साइट्स के बारे में भी देख लेते हैं। गुजरात में कितनी रामसर साइट पाई जाती है, तो यहाँ पे देखिए जो है कच्छ का रामसर स्थल। ठीक है, यहाँ पे छारी ढांड बर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। छारी ढांड ठीक है, बर्ड सेंचुरी जो कि अभी रिसेंटली रामसर साइट में शामिल हुआ है। ठीक है, नाल सरोवर, ठीक है, खिजाडिया वर्ल्ड सेंचुरी, खिजाडिया वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, थोल लेक बर्ड सेंचुरी, थोल लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, वाधवाना वेटलैंड। ठीक है, वाधवाना वेटलैंड। ठीक है, तो ये हमारी जो है रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर साइट्स है। ठीक है, साइट्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, ये है सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। ठीक है, यानी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इसको एक छोटा संविधान यानी मिनी संविधान के रूप में भी हम कह सकते हैं या कहा जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। 42वें संविधान को कब लागू किया गया था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86वें संशोधन
द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है, यानी 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इसके द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन को हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 ए से जोड़ा गया था, यानी अनुच्छेद 21 ए में एक कैटेगरी ऐड की गई अनुच्छेद 21 ए के द्वारा। ठीक है, तो इस अनुच्छेद ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड रूफ टॉप सोलर लोन्स विदाउट गारंटी फॉर एमएसएमईज। ठीक है, किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए बिना गारंटी के रूफ टॉप सोलर लोन लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने। ठीक है, एक्सिस बैंक ने ये स्कीम लॉन्च किया है। अब आपको बताना है कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, एक्सिस बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ का कौन है, एमडी एंड सीईओ अमिताभ, ठीक है, अमिताभ चौधरी है। ठीक है, अमिताभ चौधरी जी हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक्सिस बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, एक्सिस बैंक को पहले जो है यूटीएल, ठीक है, यूटीआई बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बैंक एलटीडी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जो है ये इसको एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक ने इन ऋणों को लॉन्च किया है जिसमें एमएसएमईज को सौर स्थापना के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ तक का ऋण लेने की अनुमति दी गई है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 2026 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली को मेजबानी करने का मौका मिला है। ठीक है, इटली के मिलान कोटिना शहर को मिला है मेजबानी करने का अवसर 2026 विंटर, ठीक है, विंटर ओलंपिक की मेजबानी, ठीक है, ओलंपिक की मेजबानी करने का मिला है। ठीक है, कहाँ पे होगा, तो इटली में। ठीक है, इटली के मिलान शहर में। ठीक है, मिलान शहर में, मिलान शहर यानी कोटिना प्लेस पे जो है ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आपको बताना है कि 2026 यानी 4 साल के अंतराल पे ये आयोजन किया जाता है। कितने साल के, तो 4 साल के अंतराल पे। ठीक है, 4 साल के अंतराल पे ये आयोजन किया जाता है। तो ये 2022 में, यानी सब पिछला जो आयोजन था कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बीजिंग में। कहाँ पे, बीजिंग, चीन के बीजिंग में हुआ था। ठीक है, बीजिंग में हुआ था। ठीक है, चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। अब आपको बताना है कि समर ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो समर ओलंपिक जो है यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2028 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, 2028 में यूएसए। ठीक है, यूएसए के लॉस एंजलिस में। ठीक है, लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर है जहाँ पे ये तीसरी बार इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जो है लॉस एंजलिस 2 बार और आयोजन कर चुका है समर ओलंपिक्स का। एक बार 1932 में किया है और दूसरा जो है 1984 में इसका आयोजन कर चुका है, और रिसेंटली अभी 2028 में भी इसको मेजबानी मिली है लॉस एंजलिस को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में किया गया था, ये हमारा जो है आरक्षण प्रदान करता है ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटा दिया जाता है। ठीक है, इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, ठीक है, इस संशोधन ने नौकरियों और शिक्षा में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण पेश किया है। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंडर 19 विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। ठीक है, अंडर 19 विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे आयुष महात्रे। ठीक है, आयुष महात्रे। ठीक है, आयुष महात्रे ने भारत को अंडर 19 विश्व कप में ये खिताब जितवाया है। ठीक है, तो आयुष महात्रे ने 2026 के टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व किया और अपना रिकॉर्ड 6ठा खिताब जीता। तो इससे पहले जो है महात्रे जी ने कई सारे खिताब जीत रखे हैं और ये इनका 6वां खिताब था। ठीक है, और संयोगवश भारत की टीम ने भी जो है 6 अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिताब जीते हैं। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने किसे संवैधानिक दर्जा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, को
जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? तो 1992 में ये लागू किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है इस संशोधन ने संविधान में भाग 4 और अनुसूची 11 को जोड़कर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को औपचारिक रूप दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आज ये डिस्कशन की ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा हमारा सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम भी यूट्यूब पे थोड़ा ग्रो हो सकें। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। और अगर हमारी वीडियो में आपको किसी भी तरीके की किसी भी कमी या किसी भी तरीके की अच्छाई नज़र आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।